जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रॉप यानी कि फंडेड अकाउंट्स के बारे में। काफी लोगों का सवाल आता है कि कौन सा प्रॉप अच्छा है, कौन सा लेना चाहिए। तो डायरेक्ट कौन सा लेना चाहिए या कौन सा अच्छा है, इस टॉपिक पर जाने से पहले थोड़ा हम प्रॉप के बारे में बात करते हैं। यानी कि मैं इसमें मेरी एक्सपीरियंस बताऊंगा, यानी कि मैं जिन जिन प्रॉप के साथ काम किया है उस हिसाब से मुझे जो अच्छा लगा या फिर मेरी क्या राय है वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे जो परफॉर्म आज तक अच्छा लगा वो था इसलिए बोलो क्योंकि अभी वो इनएक्टिव है। तो वो था माई फॉरेक्स फंड्स, जिसे हम लोग शॉर्ट में MFF कहते हैं। तो ये जो परफॉर्म था, ये अच्छा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें मैंने काफी अकाउंट्स ट्रेड किए हैं इस पर। कुछ मेरे, कुछ ऐसे इधर उधर के, ऐसे काफी अकाउंट्स मैंने इसमें ट्रेड किए हैं पहले। तो जब मैं इसमें ट्रेड करता था तो इसमें कभी कभी पे आउट रिजेक्ट भी हुआ हुआ था। यानी कि जब मैं बहुत नया नया यूज करता हूँ तो कुछ पे आउट रिजेक्ट भी हुए थे। लेकिन वो जब भी उसका रीजन कुछ आता था तो वो जेन्युइन रीजन होता था। कई बार ऐसा था कि सेम IP नहीं होना चाहिए या सेम वाईफाई से एक से ज्यादा अकाउंट कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो उनका इंटेंशन ये था इसके पीछे कि कोई एक ही इंसान सबके ट्रेड ना करे। यानी कि MF का मेन एजेंडा था कि अ, ये जो अकाउंट्स है वो रियल ट्रेडर्स के लिए था। तो ऑब्वियसली उनका ये मानना था कि अगर कोई ग्रुप ट्रेडिंग कर रहा है तो वो एक्चुअल ट्रेडर नहीं है। यानी कि सब मिलके किसी कोई एक ट्रेड बताएगा और बाकी सब वो लोग ट्रेड ले रहे हैं, ऐसे होगा। तो इसलिए तब उन लोगों ने अगर ऐसी चीजें कुछ हुई तो फिर तब MF वो अकाउंट्स बैन करती थी। और काफी हद तक मुझे वो सही लग रहा है कि ठीक है, उनकी कुछ पॉलिसी थी वो ठीक है, हम समझ सकते हैं। उसमें इश्यूज ऐसे भी थे कि अगर समझो आपने आपके अकाउंट का विड्रॉल लिया है किसी वैलेट से, एंड आपके दोस्त ने भी शायद आपका ये वैलेट एड्रेस यूज किया होगा। तो अगर दो अकाउंट यानी कि दो अलग अलग अकाउंट विड्रॉल के लिए अगर एक सिंगल वैलेट एड्रेस यूज करते हैं, तभी भी MF आपको एक ऑब्जेक्शन रेज करती थी और आपको कुछ एक मेल सेंड किया करते थे। तो उसमें ऐसा होता था कि जब वो मेल सेंड होता था तो उसमें ऐसे कहा जाता था कि ऐसे ऐसे दिखा दे रहा है कि एक ही वैलिड दो लोग यूज करें, तो आप इसका रीजन स्पेसिफाई कर लो। तो ऐसे भी मेरे साथ हुआ था। तो जब हम उन्हें रिप्लाई करते हैं मेल में तो इमीडिएटली वो लोग कहते हैं कि आप अपना दूसरा एड्रेस दे दीजिए। तो जैसे हम वो देते तो उस पर विड्रॉल आता था। तो इसलिए मुझे ये सब चीजें देखकर मुझे MF काफी अच्छा लग रहा था। एक और चीज MF की सबसे अच्छी थी, वो उसका टोटल ड्रॉडाउन 12% था, जो कि अभी किसी प्रोफॉर्म में उतना ड्रॉडाउन का लिमिट नहीं है। एंड फेज 1 तो 8% एंड फेज 2 5%, वो तो काफी में से सेम है ही। लेकिन ये एक चीज अलग थी MF में। और ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस विड्रॉल का MF में काफी अच्छा रहा। मुझे कभी उसमें ऐसे अगर हमारी गलती नहीं है, अगर हमने ढंग से ट्रेडिंग की होगी, तो कभी मुझे पे आउट का कोई प्रॉब्लम नहीं आया MF में। तो इसलिए मेरा अब तक का सबसे फेवरेट और सबसे अच्छा माई फॉरेक्स फंड ही था मेरे लिए। अगर फिर से जैसे कि कहा जा रहा है कि फिर से MF का कमबैक होगा, फिर तो ऑब्वियसली मेरा प्रेफरेंस तो MFF ही होगा। क्योंकि मैंने इससे पे आउट लिए हैं एंड मैं जानता हूँ कि भले उन पर कुछ भी एलिगेशंस लगे होंगे अभी, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो जेन्युइन है। एंड एटलीस्ट ट्रेडर्स का पैसा तो नहीं खाएगी। क्योंकि जिस हिसाब से मुझे पे आउट आती तो मुझे लग रहा है कि ट्रेडर्स का पैसा नहीं खाएगी। हाँ, जो चीटिंग करते हैं ट्रेडिंग में तो शायद उनके पैसे अटक सकते हैं। मैंने भी पहले कुछ चीटिंग की थी जब मैं नया था, तो उसमें मेरे पैसे अटक गए। लेकिन अगर आप ढंग से ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें आपका कोई पैसा अटकता नहीं। उसके बाद जब MF बंद हुआ तो मैं स्विच किया, और मैंने स्विच किया काफी और प्लेटफॉर्म्स पे। यानी कि उससे पहले मैं कुछ प्लेटफॉर्म ट्राई भी कर रहा था, उसमें लाइव अकाउंट हुआ भी था। तो वैसे MF के बाद अगर मैं कहूँ तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता था Rocket 21, जो कि उसमें भी मुझे काफी अच्छे सेम एक्सपीरियंस आते थे कि अगर आप ढंग से ट्रेडिंग करो तो आपको अच्छा पे आउट आ रहा है। तो ऐसे चल रहा था अच्छा। उसके बाद मैंने साथ ही TFT भी लिया, द फंडे ट्रेडर। एंड उसमें मेरे काफी अकाउंट फेल होने के बाद मेरे 3 लाइव अकाउंट्स आए थे।
एंड फिर वो चल रहा था। एंड उसके बाद मैंने एसएफटी का भी लिया था, स्पीड फंड ट्रेडर्स। उसमें मैंने एक ही अकाउंट पास किया है। तो ऐसे मेरे अकाउंट्स कुछ चल रहे थे बोल रहा हूँ, तो उसका रीजन कुछ होगा, बताओ उसका भी रीजन आपको बता रहा हूँ आपके सामने। तो ये सब अकाउंट अच्छे से चल रहे थे, इससे पे आउट आ रहे थे। रॉकेट रिटर्न की एक बात मुझे अच्छी ये लगी कि अगर आप कंटिन्यूस 3 पे आउट लेते हो तो वो लोग आपके अकाउंट स्केल करते हैं। तो मेरा $3 लाख का अकाउंट स्केल हुआ था अराउंड 3.75 लाख तक। तो ये चीजें अच्छी लगी मुझे। तो मैं इम्प्रेस हुआ था, क्योंकि एमएफ के बाद कुछ ऐसे कुछ अच्छे मतलब एमएफ के बाद अगर कोई कुछ अच्छा कर रहे तो मुझे रॉकेट रिटर्न लग रहा था। एंड उसके बाद फिर टीएफटी भी यूज करने लगा, तो टीएफटी का भी मुझे इंटरफेस अच्छा लगा था। उसमें भी अकाउंट पास हुए थे, उसमें पे आउट भी आ रहा था, यानी कि पे आउट आने वाला था। और जब पे आउट का विड्रॉल डेटा है तब की बात बता दूंगा क्या हुआ था वो सब। एंड फिर एसएफटी भी, तो एसएफटी भी लिया था, एसएफटी में मैंने पे आउट लिया। उसमें भी कोई इशू नहीं आया, एसएफटी का पे आउट आया, रॉकेट का पे आउट आया। एंड बात आती है फिर टीएफटी की, द फंड ट्रेडर की। तो जब मैंने उसके पे आउट के लिए, विड्रॉल के लिए मैंने अप्लाई किया, तो उनका मुझे मेल आया कि मेरा वैलिड एड्रेस किसी ऑडिटर ने भी यूज किया है। तो फिर मुझे लगा सेम वैसे ही कुछ एमएफ जैसे होगा कि किसी ने यूज किया, या फिर मैंने किसी को दिया होगा पहले, मुझे याद नहीं, क्योंकि टीएफटी में मेरा पहली बार अकाउंट इस बार पास हुआ था। इससे पहले मेरा कभी टीएफटी में अकाउंट पास नहीं हुआ था। तो मैंने उन्हें, जैसे हम एमएफ को मेल करते थे, रॉकरडेंट को भी जैसे हम मेल, रॉकरडेंट में भी ऐसे सेम इशू हुआ था तो उसमें भी मेल किया, तो वो लोग पे आउट देते थे। तो टीएफटी को भी सेम उसी टाइप का मेल उन्हें कर दिया। एंड उन्हें बता दिया ऐसे ऐसे इशू गलती से हो चुका है, तो जो भी हो, तो ऐसे से मेरा ये नया वैलिड है, आप उस पर पे आउट कर सकते हो। लेकिन इमीडिएटली 15 मिनट में मुझे उनका मेल आया। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपको उससे स्क्रीनशॉट दिखा दूं, क्योंकि मुझे ज़्यादा एडिटिंग आती नहीं, तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर कहीं पे आपको दिख जाए कि मुझे मेल क्या आए थे। तो फिर मुझे उनका मेल आया कि टीएफटी से मेल आया कि माय अकाउंट हैज बीन टर्मिनेटेड। क्योंकि उनका रीजन था कि मैंने जैसे वैलिड एड्रेस अलग यूज किया, तो उनका कहना है कि वो इट इज समथिंग रिलेटेड टू एएमएल, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ऐसे कुछ बोल रहे थे वो लोग। तो मैंने उन्हें मतलब उनका मानना था कि मैं किसी और के वैलिड एड्रेस पर मैं पे आउट ले रहा हूँ। तो मैंने उन्हें एक वीडियो बनाया जिसमें मेरा बाइनांस का पूरा लॉगिन डिटेल दिख दिख जाए, यानी कि ईमेल दिखता है, उसमें नाम दिखता है, एंड मेरा वैलिड एड्रेस मैंने पूरा रिकॉर्ड करके भेज दिया कि ये मेरा ही वैलिड एड्रेस है। तो अगर किसी और ने यूज किया होगा तो उसका अकाउंट बैन कीजिए, लेकिन मुझे मेरा पे आउट एंड मेरा अकाउंट मुझे दे दीजिए। लेकिन फिर से उनका वही सड़ा हुआ रिप्लाई आ गया कि नहीं, आप एएमएल में आपको कंसिडर किया जाता है, इसलिए आपको पूरा टर्मिनेट किया जाता है। एंड ऑब्वियसली ये प्रोफॉर्म्स जो होते हैं वो कभी किसी के सुनते नहीं, उन्होंने जो डिसाइड किया वही फाइनल होता है। फिर आप जो भी सही हो गलत हो, उनका ही डिसीजन हमेशा राइट होगा। क्योंकि जब भी हम लोग अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें एक आदत होती है कि हम उनसे अकाउंट ले रहे हैं, तो हम सिर्फ सब पे आई एक्सेप्ट करते हैं। एंड फिर वो जो बोलेंगे वही होगा। तो मैंने बोला ठीक है चलो, टीएफटी के अकाउंट चले गए। तीन में से एक अकाउंट मेरा स्लिपेज से चला गया था, तो दो अकाउंट बचे थे। तो दो अकाउंट जो है वो भी इन लोगों ने डायरेक्ट ब्रीच कर दिया। उसमें से एक का पे आउट आ रहा था, वो पे आउट भी रिजेक्ट कर दिया। मैं कोशिश करूंगा कि उसका भी स्क्रीनशॉट कहीं यहाँ पर दिखा दो आपको स्क्रीन में, कि उन्होंने रिजेक्ट किया था। मैंने मतलब मैंने रिक्वेस्ट की थी एंड उसके बाद उसने रिजेक्ट करके आया था। तो मैं बोला ठीक है चलो, इन लोगों ने ये दो अकाउंट तो निकाल दिए, तो कोई नहीं, अब बाकी अकाउंट तो है ही। तो फिर एक 15-20 मिनट के बाद मुझे सेम मेल आता है रॉकेट की तरफ से कि यूर अकाउंट हैज बिन टर्मिनेटेड, सेम रीजन। हालांकि मैंने रॉकेट में तो ऐसे कुछ किया नहीं था। और जैसे टीएफटी का मेल आया तो उसके 5-10 मिनट बाद मुझे उनका मेल आया। तो इससे ये भी कंफर्म हुआ कि टीएफटी एंड रॉकेट बिलोंग्स टू सेम ओनर, या फिर कोई मतलब उनका एक ही ऑफिस है, ऐसे कुछ है, मतलब एक ही मालिक है, नाम किसी अलग अलग का होगा शायद, लेकिन मालिक एक ही है। एक ही ब्रांच है, ये दोनों ये कंफर्म हुआ। एंड फिर कुछ दिन बाद मुझे मतलब कुछ दिन, उससे कुछ दिन पहले मुझे एसएफटी से इंटरव्यू के लिए कुछ मेल आया था, क्योंकि मैंने वहां से एक पे आउट भी लिया था। तो उनका ऐसा होता है कि उन्हें जितना वो लोग दिखाएंगे कि वो लोग पे आउट दे रहे हैं, तो फिर उतना ही उनके क्लाइंट्स बढ़ सकते हैं। तो मुझे कॉल आया था, तो मैंने सोचा ठीक है, मैंने हाँ कर दिया।
एंड फिर एक डेट शेड्यूल हुआ था, मुझे एक्चुअली याद नहीं, लेकिन शायद 4-5 के आसपास कुछ था। 4-5 के आसपास, हाँ 4-5 के आसपास कुछ था। सॉरी, 4-5 मार्च के आसपास था, मुझे इतना क्लियरली याद नहीं आ रहा। तो फिर मैंने वो इंटरव्यू दे दिया। एंड जैसे ही इंटरव्यू मेरा, जिस दिन उन्होंने ले लिया इंटरव्यू, तो उसके आई थिंक 1 या 2 घंटे बाद इमीडिएटली एक और मुझे मेल आया। सेम जैसे टीएफटी का मेल आया था, सेम जैसे रॉकेट का मेल आया था, उसी तरह सेम मुझे मेल आया इनकी तरफ से, एसएफटी के तरफ से। तो इससे ये भी साबित हुआ कि टीएफटी, रॉकेट 21, एसएफटी, तीनों एक ही कंपनी है। अब सिंपल सोचो कि अगर तीनों का मालिक एक है, तो इन लोगों को तीन अलग अलग प्लेटफॉर्म खोलने की जरूरत ही क्या थी? तो ये आप लोग सोचो। मैं तो समझ गया हूँ जो भी हो। तो इसलिए अब बात हो, तीनों ने तो मेरा अकाउंट बैन कर दिया। हाँ, अगर ऐसे कुछ होता कि ऐसे करने से सब प्लेटफॉर्म बैन कर दे, तो फिर मुझे टीएफ टीएफ टू फॉरेक्स फंड से भी मेल आना चाहिए था। फंडेक नेक्स्ट नेक्स्ट से भी मुझे मेल आना चाहिए था, जो कि मेरे फंडेक्स का भी मैंने स्टार्ट किया है अकाउंट का, जस्ट रिसेंटली आया था। तो वहां से भी मुझे मेल आना चाहिए था कि माई अकाउंट हैज बीन टर्मिनेटेड। तो फिर ये सब चीजें थी। तो अब ऐसे लग रहा है कि बस एमएफई एक ऐसा था कि जो ट्रेडर्स के लिए अच्छा था। यानी कि अगर आप ढंग से ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको आपके पे आउट मिलने की फुल गारंटी होती है। क्योंकि एक और चीज अच्छी थी एमएफ में कि आपके अकाउंट वीआईपी बनते थे। यानी कि अगर आप 5 विड्रॉल लेते हो कंसिस्टेंटली, तो फिर आपका अकाउंट वीआईपी बन जाता है। तो वीआईपी में एडवांटेज ये था कि वीआईपी में जब भी आप प्रॉफिट करोगे, तो इमीडिएटली आप विड्रॉल ले सकते हो। ऑलमोस्ट 15 मिनट में आके आपके अकाउंट में पैसे जमा होते थे। एंड उसके बाद मुझे कोई प्लेटफॉर्म ऐसे नहीं लगा कि जहाँ पर आपको ऐसे कुछ सर्विसेज मिलते हैं। एंड ये सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं कि ये लोग सिर्फ एक गलती ढूंढते रहते हैं, कि जिससे अगर आपका पे आउट आए तो भी आपको पे आउट उन्हें देना ना पड़े। तो इसलिए अभी फिलहाल के लिए अगर मुझे कोई पूछेगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है, तो बेस्ड ऑन माय पास्ट एक्सपीरियंसेस मैं यही कहूंगा कि जब तक एमएफ वापस ना आए, तब तक मैं किसी प्लेटफॉर्म को प्रेफर नहीं करूंगा। हाँ, आप रिस्क ले सकते हो, जैसे कि हम और भी नाम सुनते हैं, फंडेड नेक्स्ट सुनते हैं, फंडिंग टिप्स सुनते हैं। फंड नेक्स्ट का भी मेरा पास्ट एक्सपीरियंस बहुत खराब था। यानी कि ये बहुत पहले की बात है। अभी नाम उनका काफी अच्छा अच्छा लग रहा है, मतलब काफी लोग अच्छे रिव्यू दे रहे हैं, तो शायद अच्छा होगा। मैंने अभी जस्ट ओपन किया अकाउंट, पता नहीं अब जब पास होगा तब मैं देख लूंगा कि क्या वो सही है या गलत है। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा प्रॉफम के बारे में। बस प्रॉफम से बस एक चीज अच्छी सीखने मिलती है कि हम रिस्क मैनेजमेंट हमारा अच्छा हो जाता है। क्योंकि हमें एक लिमिट होता है कि हम डेली का सिर्फ 4% का रिस्क ले सकते हैं। तो ये एक चीज अच्छी होती है प्रॉफर्म की। लेकिन आजकल के प्रॉफर्म, क्योंकि अब जिस पर मुझे ज्यादा भरोसा था एमएफ के बाद, वो था रॉकेट 21। लेकिन रॉकेट 21, टीएफटी, एसएफटी, तीनों के मालिक एक ही निकले। और साथ ही उन्होंने एक फुद्दू से रीजन के लिए मेरा तीनों प्रॉफर्म में से मेरे अकाउंट बैन कर दिए। एंड मैं कोशिश करूंगा कि वो सारे मेल्स या जो भी स्क्रीनशॉट होंगे वो इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूं। एंड आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग भी समझो, कोई दोस्त दोस्त मिलकर ट्रेडिंग कर रहे हैं, एंड कोई चाहता है कि पे आउट दूसरे के दोस्त के बाइनांस से ले, तो ऐसे कभी मत करो। खुद का पे आउट खुद के बाइनांस में ही ले लो। क्योंकि एमएफ में ऐसे चलता था, अगर हुआ तो भी आपको वार्निंग मिलती थी, एंड अगर जब आप उन्हें मेल करते तो वो लोग आपको आपके पैसे दे देते थे। लेकिन ये सब ऐसे नहीं करेंगे ये लोग। एक रीजन ढूंढते हैं कि जिसमें आप थोड़ा बहुत गलत साबित हो, एंड फिर आपका पे आउट टर्मिनेट किया जाए। तो ऐसे चल रहा है आजकल इस प्लेटफॉर्म में। तो मेरे हिसाब से तो ये प्लेटफॉर्म थोड़ा रिस्की है। तो अब बात आती है कि तो फिर करे तो करे क्या? तो कुछ लोग ये भी बोले हैं कि आप लोग एक काम करो, आप लोग रियल ब्रोकर पे शिफ्ट हो जाओ। तो रियल ब्रोकर भी, देखो मैंने पहले भी मेरे किसी वीडियो में, इंस्टाग्राम वीडियो में मैंने बताया था कि सब ब्रोकर चोर होते हैं। तो हमारा काम ये होता है कि चोरी तो सब करते हैं, लेकिन जो कम चोरी करे उसे हम प्रिफर करेंगे। तो अगर वैसे देखा जाए तो रियल ब्रोकर में मैं प्रिफर करता हूँ वेंटेज एंड फ्यूचर मार्केट्स। क्योंकि वहां से मुझे अच्छे पे आउट आ चुके हैं, वहां से मैं विड्रॉल कर सकता हूँ। एंड वेंटेज में एक ये है कि मतलब जो वहाँ के सेल्स मैनेजर होते हैं वो थोड़े कांटेक्ट में है,
तो इसलिए उसका वहां का थोड़ा डर कम है। लेकिन पता नहीं कब तक ये सब अच्छा सपोर्ट मिलता रहता है, क्योंकि जो सेल्स मैनेजर मेरे जानकार है, वो जब तक वहां पर है वहां तक तो कोई तब तक तो कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर उन्होंने कभी कोई वहां से जॉब शिफ्ट किया तो शायद क्या बता नहीं सकते क्या होगा। तो ये एक चीज होती है, तो ये एक डर होता है। यानी कि आपके पैसे तो फुल रिस्क में होंगे। तो इसलिए काफी लोग क्या सोचते हैं कि रियल ब्रोकर में इतने पैसे रिस्क में डालने से अच्छा है कि क्यों ना हम अपने सिंपल प्रोफॉर्म पे प्रोफॉर्म पर रिस्क लें। अब क्या होता है देखो प्रोफॉर्म पे, अगर क्या होता है प्रोफॉर्म में कि आपको एक अकाउंट पास करने के लिए आपको जो भी टाइम लगता है वो बहुत वर्थ इट होता है कि आप इतना टाइम देकर वो अकाउंट पास करते हो। एंड जब आपको पे आउट के वक्त वो पे आउट रिजेक्ट हो जाता है, तब काफी टूट जाते हैं काफी लोग, या फिर काफी बुरा लगता है कि अरे इतना मेहनत करने के बाद जब पे आउट लेने का टाइम आता है तब तो पे आउट नहीं आता, है ना। तो जब अकाउंट लेने से पहले हम क्या सोचते हैं, अरे गया तो क्या सिर्फ $200 जाएगा, $300 जाएगा, $400, ये हम सोच के अकाउंट लेते हैं कोई भी। लेकिन जब रियल में ऐसा होता है कि आपके अकाउंट पास हो चुके हैं, एंड जब आप उस पे जी जान लगा के ट्रेड करते हो, कुछ लोगों का तो ट्रेड पे आउट के लिए 30 दिन आपको वेट करना पड़ता है। 30 दिन के बाद भी आपको 3-4 दिन वेट करना पड़ता है उनका अप्रूवल आने के लिए। एंड इतना करने के बाद जब आपको एक मेल आएगा या फिर एक मैसेज आएगा कि योर पे आउट इज रिजेक्टेड, तो वो बहुत बुरा लगता है। तो ये चीज है। तो इसलिए ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम तो मैं अभी प्रिफर नहीं करूंगा किसी को। एंड रियल ब्रोकर में भी तो डर तो होगा ही, मैंने वही कहा आपको। तो अब सवाल आता है कि फिर करे तो क्या करें। तो देखो अब, अगर आप प्रॉफर्म कर रहे हो या फिर रियल ब्रोकर कर रहे हो, आप पे आउट लेते तो आप यूएसडीटी में, तो आप वो उसके लिए तो आप यूज करते हो, या तो बाइनांस करोगे या बाईबिट करोगे या तो कोई तो ट्रस्ट वैलेट करेगा। तो अब ऑप्शन आता है तो आप करें क्या। तो देखो अब अगर आप फॉरेक्स करते हो तो आपको भरोसा तो रखना पड़ेगा बाइनांस या बाईबिट पे, या फिर ऐसे वैलिड का आपको भरोसा तो रखना पड़ेगा। तो अगर आप पे आउट लेने के लिए आप बाइनांस यूज कर ही रहे हो, तो क्यों ना फॉरेक्स का जो नॉलेज है वही यूज करके आप क्रिप्टो पे ट्रेड करो। जैसे कि बीटीसी यूएसडीटी है या फिर ईटीएच यूएसडीटी है, यानी कि जो ज्यादा वोल्टर होता है और ज्यादा उसमें मूवमेंट होती है। जैसे कि गोल्ड, गोल्ड से भयानक उसमें मूवमेंट होता है, लेकिन ठीक है, अगर आपको फोर्स है तो आप वो भी उस पर भी स्विच कर सकते हो, या कहीं से सीख कर फिर स्विच कर सकते हो। एंड वो तो एक चीज है। और भी अगर आपको सेफ रहना है कि चलो ये झंझट ही नहीं चाहिए, तो फिर आपको फॉरेक्स बंद करना पड़ेगा, ये क्रिप्टो का बंद करना पड़ेगा, फिर आपको जाना पड़ेगा इंडियन इंडियन स्टॉक मार्केट में, क्योंकि इंडिया में रह के इंडियन स्टॉक में ट्रेड करना सेफेस्ट है। और इतनी गारंटी की कोई ब्रोकर भाग के नहीं जाएगा, क्योंकि इंडियन ब्रोकर की खासियत ये है कि इंडियन ब्रोकर, अगर आप प्रॉफिट भी कर रहे हो या लॉस भी करो तो भी वो लोग पैसे कमा रहे हैं। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लॉस करो तो ही उनको प्रॉफिट, नहीं, उन्हें आप लॉस करो या प्रॉफिट करो उन्हें उनका ब्रोकर से मिलने ही वाला है। लेकिन ये जो हम फॉरेक्स के ब्रोकर देखते हैं उसमें कैसे होता है, ये मोस्टली सब बी ब्रोकर होते हैं। तो क्या होता है कि ये एक्चुअल पैसे ऊपर लगा नहीं होता। तो जैसे कि हम डब्बा ट्रेडिंग के टाइप बोल सकते हैं, एक्चुअल पैसे तो ऊपर लगे नहीं होते हैं। तो फिर आप जो भी पैसे डालोगे वो लोग उनके पास रखेंगे, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स तो कहता है कि 90 to 95% ट्रेडर्स आर लूजर्स, यानी कि जो ट्रेडिंग है उसमें 90 to 95% लोग तो पैसे गवाते हैं, और कुछ 3 से 5% जो है वो लोग पैसे कमाते हैं। तो ये लोग वही स्टैटिस्टिक्स याद रख के क्या करते हैं कि जो अगर 100 लोग डिपॉजिट करेंगे तो उसमें से 95 लोगों को तो लॉस ही होना है। तो वो लोग एक्चुअल मार्केट में तो पैसे लगाते नहीं। आपको इंटरफेस दिखेगा उसमें सब जैसे लाइव चल रहा है वैसे लाइव चल वहां पर भी चलेगा। एंड फिर जो भी होगा आपको उससे आपके पैसे डालेंगे। अगर आप अच्छे ट्रेडर हो तो आप उसमें प्रॉफिट कमाओगे, अगर आप बुरे ट्रेडर हो तो आप उसमें पैसे गवाओगे। और कोई भी इंसान एक बार पैसे डाल के लॉस करके रुकता नहीं, वो और भी पैसे फिर से इन्वेस्ट करते बैठता है उसमें। तो ऐसे करके उन ब्रोकर को पूरा पैसा उनका हो जाता है। तो वहां पर ब्रोकरेज का इशू नहीं था उनका, वो तब कमाते हैं जब आप गवाते हैं। लेकिन इंडियन में क्या होता है कि आप कमाओ या आप गवाओ, ब्रोकर तो कमाएगा ही। इसलिए वो रियल ब्रोकर है, उस पर सेबी का कंट्रोल वगैरह है। वैसे इन बी ब्रोकर पर कोई कंट्रोल नहीं होता। तो ये सब चीजें होती है। तो इसलिए बस मुझे सिर्फ ये कहना था कि प्रॉब्लम को मुझे आप लोगों को रिव्यू देना था। तो उसके लिए मैंने ये सब इतना लंबा वीडियो बनाया है।
काफी लोगों को ये बात सही लगे ना लगे। कुछ लोगों को लगेगा कि मतलब मैं कुछ भटका रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं सब सच्चाई आपके सामने रख रहा हूँ। तो ऐसी चीजें जो मेरे साथ हुए तो शायद आप लोगों के साथ भी हो सकता है। एंड मतलब तब बहुत बुरा लगता है। तो बस इसीलिए आपको आपके साथ ये शेयर कर दें कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा, मैं कुछ सिर्फ फॉरेक्स पे ट्रेड नहीं करता, कुछ मैं और भी ट्रेड डालते रहते ट्रेडर्स आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। उसका रीजन यही है कि बस एक के भरोसे पर रह के कुछ होगा नहीं। आपको इस गेम में रहना है तो आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज देखनी ही पड़ेगी। मल्टीपल मार्केट पे आपको ट्रेड करना ही पड़ेगा। बस एक के भरोसे रह के कुछ होगा नहीं। तो बस यही था मेरा रिव्यू ओवरऑल फॉर परफॉर्म्स या फंडेड अकाउंट्स। आप चाहे तो यूज कर सकते हो, और ना करो तो भी आपकी डिसीजन है। तो आप डिसाइड कर लो, मैंने तो मेरे व्यूज बता दिए। तो बस ये छोटी सी सोच थी, ये जो मेरे मैंने मेरा एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोगों को लगा कि ये कुछ मैं अच्छी बात आपके साथ शेयर की है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए कि हाँ ये अच्छा था, या फिर मतलब मैं इस टाइप की वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँ या ना करूँ, ये मुझे समझ आ जाएगा। तो प्लीज कमेंट जरूर करना कि ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया, क्या ये वर्थ इट था या नहीं था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ अच्छा कंटेंट लेके आपके सामने आऊंगा।